नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज का ये सेक्शनल टेस्ट 8 है और यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लिखे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान रखिए, आपको पहले ही अंडरलाइन कर लेना है कि आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा है। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। लिखा हुआ है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है 1940 टू 56, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आपका बताया जा रहा है 1956 टू 64, ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका 64 टू 71 था और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपका 1971 से लेकर के 2010 तक था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2012 नहीं होगा यहाँ पर। डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, 2010 तक था। अगर हम करंट जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ चुका है, जिसका टाइम पीरियड आप कह सकते हैं 2010 से लेकर के प्रेजेंट, ठीक है। तो टोटल ये आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कब आया? 2010 से लेकर के जो अब तक का करंट समय लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 2012 ना होकर के क्या था, 2010 था। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 वॉज मैन्युफैक्चर्ड। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण कब किया गया था? तो ये आपका हुआ था 1971 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। निम्नलिखित में से किस यूनिट का प्रयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में किया जाता है? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आपको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को। और इसी के कुछ पार्ट हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया आपका, और इसी में एक पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ध्यान रखिएगा, जो अंकगणितीय और तार्किक गणना होती है वो कहाँ पर होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो उसी के लिए होता है, सीपीयू में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका कंप्यूटर है उसके 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली। एक तो आपका हो जाएगा कलेक्शन, फिर आपका हो जाएगा स्टोरेज, और फिर आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग। ध्यान रखिएगा, मेन ये 3 फंक्शन है, और इसके बाद एक जो और एडिशनल फंक्शन होता है वो होता है आउटपुट, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया डाटा कलेक्शन, एक आपका हो गया डाटा स्टोरेज, एक आपका हो गया डाटा प्रोसेसिंग, और लास्ट फंक्शन है इसका डाटा आउटपुट। और इनमें से जो डाटा असेसमेंट लिखा हुआ है ये आपका कंप्यूटर का फंक्शन नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे यही पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर डाटा का आकलन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग करता है और साथ ही आउटपुट देता है। डाटा असेसमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर। है ना, जो 3 पार्ट होते हैं प्रोसेसर के मेन, उनमें इनमें से कौन सा वो तीनों में से नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर के जो 3 पार्ट हैं वो आपके होते हैं। एक तो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक आपका होता है कंट्रोल यूनिट, और एक आपका होता है रजिस्टर। ध्यान रखिएगा, ये 3 बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं प्रोसेसर के। कौन कौन से? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। मेमोरी यूनिट उसका पार्ट नहीं होता है, या आप कह सकते हैं मेन पार्ट नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा जा रहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन की खोज या इसका निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखिएगा, इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर था, बिल्कुल सही है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड था, ये भी सही है।
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था, ना कि माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कंप्यूटर था वो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था, ठीक है। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे दे आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर्स, और वी कैन से दैट दे हैव माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप्स लगे हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए थे। और जो आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था दे आर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर बेस्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा था तो सी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपके इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, और दूसरा पूछ रहा है इनमें से कौन सा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो देख लेते हैं लाइन से हम लोग। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। उसमें आपका आ जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 650, IBM 650, एक आपका आ जाएगा यूनिवैक, ठीक है, और एक आपका आ जाएगा इनियक। तो IBM 650, यूनिवैक और इनियक ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। इसी तरह अगर हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका आ जाएगा IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401। इसी में आप लिख सकते हैं हनीवेल का हनीवेल 200 पूरा नाम था। इसी में आप लिख सकते हैं CDC 1604 और IBM 1620। तो ये आपके कुछ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604, IBM 1620, ठीक है। इसी के बाद अगर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपका आ जाएगा IBM सिस्टम 360। इसके बाद आपका आ जाएगा इसी में NCR 395, और इसी में एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं बॉरफ B6500, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। तो अब यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पहला पार्ट कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका कौन था, IBM 650 था, बिल्कुल सही है। यूनिवैक भी था और इनियक भी था। तो मतलब आप कह सकते हैं जो IBM 1620 है ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ना होकर के ये क्या है, ये आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है ना, अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल कौन नहीं है, IBM सिस्टम 360, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो 8वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम सीडैक वॉज डेवलप्ड। सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया था परम कंप्यूटर, इंडिया का सुपर कंप्यूटर था। तो ये कब डेवलप किया गया था, ध्यान रखिएगा 1991 में, ठीक है। जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम सीडैक। ये कब डेवलप किया गया था, 1991 में, ठीक है। उसी तरह व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये आपका डेवलप किया गया था 1964 में, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है CDC 6600, ठीक है। तो CDC 6600, इस हिसाब से 9th का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु एमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द माउस। माउस की खोज किसने की थी, तो डगलस एंजलबर्ट, ध्यान रखिएगा डगलस एंजलबर्ट ने माउस की खोज की थी। दो ऑप्शन में आपको डगलस एंजलबर्ट दिख रहे हैं। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज वाज फर्स्ट डेवलप्ड। तो कोबोल से पहले डेवलप हो गया था फोर्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा कोबोल से पहले फोर्ट्रॉन डेवलप हो गया था। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। अभी आगे उनको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि माउस की खोज की थी डगलस एंजलबर्ट ने और फोर्ट्रॉन इनमें से सबसे पहले डेवलप हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सिस्टम। वर्किंग सिस्टम के आधार पर जो कंप्यूटर के टाइप हैं उसमें आपके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका डिजिटल, ध्यान रखिएगा वर्किंग बेस्ड कह रहा है, वर्किंग सिस्टम के आधार पर, मतलब कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा हो जाएगा आपका एनालॉग और तीसरा हो जाएगा आपका हाइब्रिड,
ठीक है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के ही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड ये आपकी कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो इसमें आप देखिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर लिखा हुआ है ये वर्किंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। बहुत क्वेश्चन इस पे आता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो एक बार आप यहां पर देख लीजिए, आई स्टैंड फॉर इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका एक होता है ट्रैक बॉल, ये आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्कैनर, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है ना। और उसके बाद आपका आ जाता है लाइट पेन। तो ये आपके कुछ इनपुट डिवाइस हैं, ये 4 इनपुट डिवाइस का आप नाम याद रखिए। इसके बाद कुछ आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्लॉटर, एक आपका हो जाएगा स्पीकर, ठीक है। स्पीकर के बाद आपका आ जाता है मॉनिटर और प्रिंटर। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या होता है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर ध्यान रखिएगा आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इस लिस्ट में प्लॉटर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट एन इनपुट डिवाइस। पहला ही देखिए जो प्लॉटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ट्रैक बॉल है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी आप देख सकते हैं जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू स्टार्ट द प्रोग्राम, नेम गिवन टू द कंप्यूटर। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम लोग कौन सी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड की, इंटर की होती है, ठीक है। तो 2 जगह इंटर के ऑप्शन मिल गया। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, विच की इज नोन एज कॉम्बिनेशन की। तो देखिए जो शिफ्ट की होती है ये कॉम्बिनेशन की कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कॉम्बिनेशन बटन भी कहते हैं, मतलब शिफ्ट के साथ कोई और बटन दबा करके हम कोई और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13th का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्क्रीन, है ना, अनदर ऑन द स्क्रीन। तो आपको पता है कि अगर एक स्क्रीन से ऑब्जेक्ट को आपको दूसरे स्क्रीन पर ले आना है तो यहां पर आपको ड्रैग करना होगा और बटन दबाए ही आपको इसको दूसरी जगह पर ड्रॉप करना होगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। कुछ फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे HTTP, है ना, उसके बाद TCP, IP, उसके बाद आपका हो गया CRT, ये फुल फॉर्म्स लगातार पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू कैरेक्टर प्रिंटर, इनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि दिस प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीरियल प्रिंटर, बिल्कुल सही है। कैरेक्टर प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड में 200 से 450 कैरेक्टर वो प्रिंट करता है, ठीक है। लेकिन खास बात क्या होती है कि ये जो प्रिंटर है ये एक बार में, एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रिंटर प्रिंट्स 200 से लेकर 2000 कैरेक्टर्स पर मिनट। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है 200 से 200 कैरेक्टर पर मिनट कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है, ये आपका हो जाएगा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है और आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन कैरेक्टर प्रिंटर की ही प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है ना। नॉट पे विशेष ध्यान आपको देना है। तो नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो NIPs होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। आपके घरों में आप यूज़ करते होगे बहुत ज़्यादा लेज़र प्रिंटर का, तो लेज़र प्रिंटर भी आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसी में एक और एग्जाम्पल है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये भी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम लोग देख लेते हैं। अब ये IP वो दूसरा है ना, इंटरनेट वाला IP नहीं है। IP स्टैंड फॉर इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। उसके बाद इसी में एक एग्जांपल आता है डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इंकजेट लेजर और थर्मल ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्ट एज बोथ एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आप देख सकते हैं जो स्पीकर है या आउटपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया और स्कैनर आपका केवल इनपुट डिवाइस हो गया, है ना। लेकिन जो मॉडेम है, ध्यान रखिए, ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 18th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये आपका एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। जो स्क्रीन हम लोग यूज करते हैं, जो एलसीडी स्क्रीन होती हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वो देती हैं, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी आउटपुट। हाईएस्ट क्वालिटी आउटपुट कौन देता है? तो प्लॉटर। ध्यान रखिएगा, ये एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, ये हाईएस्ट क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो 20वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ कीज आर CTRL शिफ्ट ऑल्ट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो CTRL शिफ्ट और ऑल्ट है, इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। मॉडिफायर कीज, यहां पे लिख देता हूं साफ साफ, मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार ऑल्ट, CTRL और शिफ्ट के साथ हम दूसरी कीज का इस्तेमाल करके एक नए फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कई बार फंक्शन कीज का भी यूज किया है, जैसे ऑल्ट प्लस F4 आपका कोई भी विंडो क्लोज कर देगा, है ना। तो ऐसे ये मॉडिफाई एक काम कर दिया ना, जो F4 का काम है उसको इसने मॉडिफाई कर दिया ऑल्ट ने, तो ये एक मॉडिफायर की हो गया। उसी तरह अगर पूछा जाए कितने फंक्शन की हैं, तो F1 से लेकर के F12 12 फंक्शन कीज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन कीज आपकी सबसे ऊपर होते हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6 अप टू F12, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 12 फंक्शन कीज होते हैं और CTRL शिफ्ट और ऑल्ट इन्हें मॉडिफायर कीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फुल फॉर्म ऑफ JPEG। अब आप देखिए, जो इमेज होती है, इमेज जो होती है, जो फोटो होती है, वो कहा जाता है या तो JPG फॉर्म या फिर JPEG फॉर्म, है ना। अब इसके और भी प्रकार होते हैं, ये एक्सटेंशन होता है ना, .jpg, .jpeg, डॉट आपसे कह दिया जाएगा PNG, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो P है यही कंफ्यूज करता है कि P स्टैंड फॉर व्हाट। तो JPEG में ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म है इसका, या JPG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जॉइंट फोटोग्राफिक, P स्टैंड फॉर फोटोग्राफिक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इससे कई सवाल आए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से एक साथ मिला करके, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, कि पहला पूछ रहा है कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी नहीं है और दूसरा पूछ रहा है कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये आप समझो कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर में कुछ स्पेस होता है जो केवल उसके कोर फंक्शनिंग, इंटरनल फंक्शनिंग के लिए दिया जाता है। जैसे अगर आप कोई काम कंप्यूटर पे कर रहे हो और कंप्यूटर चालू है ना, तो आप जब तक काम को रनिंग पोजीशन में है काम, तब तक जो आपका वर्क है वो आपका प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब अगर आपने उसे सेव नहीं किया है कहीं पर भी, है ना, अगर आपने उसे सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं किया है, तो अगर सपोज करो आपका कंप्यूटर अगर इंस्टेंटली स्विच ऑफ हो जाता है, तो आपका जो काम है वो लॉस हो जाएगा, काम आपका बिल्कुल चला जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। उसके बाद जो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो दो आप याद रखो, एक तो है आपका रीड ओनली मेमोरी ROM और दूसरा है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, ठीक है। अब जो रीड ओनली मेमोरी है और रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों में सबसे ज़्यादा सेफ होता है ROM, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे PROM,
EEPROM, डबल EEPROM, ये सब आपके रीड ऑनली मेमोरी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ध्यान रखिएगा। जो रैम होता है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो ये तो आपके प्राइमरी मेमोरी हो गए। इनको ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इनको आप मेन नाम से जान सकते हो, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, है ना, या फिर सेमी कंडक्टर मेमोरी। क्यों? क्योंकि ये जो आपके प्राइमरी मेमोरी हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हें परमानेंट नहीं बोला जाता है, ठीक है। अगर मुझसे गलती से अगर मेरे मुंह से निकल गया हो पहले तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो प्राइमरी मेमोरी है ये आपका परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, ये आपका मेन मेमोरी होगा, इंटरनल मेमोरी होगा, या सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं ये सेमी कंडक्टर्स के बने होते हैं, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको आप परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हो, क्योंकि ये बहुत कम वोलेटाइल होता है। अगर आपने अपना कोई भी काम इसमें सेव कर दिया है तो वो परमानेंट यहाँ पर पड़ा रहेगा। इसी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं इसको बैकिंग स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, बैकिंग स्टोरेज मेमोरी, क्योंकि आपका काम कभी इसमें लॉस नहीं होता है, ठीक है। और इसको मैग्नेटिक मेमोरी भी कहा जाता है, मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी थी देखिए वो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक चिप्स होती हैं जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए क्या रखा है कि कौन सा इसमें प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है। तो अभी मैंने बताया रैम, रोम, ये सभी आपके प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी की कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा CD-ROM, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो कि अब एकदम बंद हो चुका है, अब यूज नहीं होता है। उसके बाद जो कैचे मेमोरी होती है ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। उसके बाद आपकी फ्लैश मेमोरी, ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आएगी, और हार्ड डिस्क, ठीक है, जिसका यूज आप लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे। तो ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है। तो इसमें आप देखिए CD-ROM मैंने अभी बोला कि ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, तो प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल ये नहीं हो सकता। और इसी में कैचे मेमोरी जो है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल नहीं हो सकता। तो आप देखिए, सॉरी, जो आपका कैचे मेमोरी है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए जो C ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा 23 क्वेश्चन का। तो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी में कौन से एग्जाम्पल्स हैं? एक तो आपका रोम हो गया, एक आपका रैम हो गया। अब रोम में भी PROM लिख सकते हैं, है ना, PROM या EEPROM या डबल EEPROM, ये सारे आपके प्राइमरी मेमोरी हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपका CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कैच मेमोरी और फ्लैश मेमोरी, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी पर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। तो ही मैंने बोला कि जो परमानेंट मेमोरी होता है या फिर जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, या फिर आप कह सकते हैं जो मैग्नेटिक मेमोरी है, ये आपका बैकिंग स्टोरेज मेमोरी होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन विच डाटा एंड प्रोग्राम्स आर केप्ट इज कॉल्ड व्हाट। तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी में डाटा रखा जाता है। कंप्यूटर के जिस भाग में आप डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करते हो उसे मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो जल्दी से देख लीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। कोबोल, कोबोल आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक, उसके बाद इसी में एक एग्जाम्पल है अल्गोल, ठीक है। पास्कल, पास्कल भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी में आप कह सकते हो प्रोलॉग, ये सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। अगर लो लेवल लैंग्वेज की हम बात करें फ्रेंड्स तो मशीन असेंबली लैंग्वेज, मशीन असेंबली लैंग्वेज, ये आपका लो लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद अगर इसी में हम लोग कुछ साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से हो जाएंगे? एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन आपका साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पास्कल, ये आपके साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सब, ठीक है। इसी में कुछ प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो कोबोल जो है आपका प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आता है, ध्यान रखिएगा। कोबोल हो गया आपका, ये आपका प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाएगा। डी बेस, ये आपका प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल नहीं है। तो देखिए
जो असेंबली है, ये अभी मैंने बताया कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है, क्या है ये, लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली दो जगह दिख रहा है और दूसरे में कह रहा है कि कौन सा साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं है। तो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप देखिए जो कोबोल लिखा हुआ है, ठीक है, कोबोल जो है ये आपका साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल कौन सा होगा, एक आपका हो जाएगा एल्गोल, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आपका बेसिक आ जाएगा, फोर्ट्रॉन भी आपका साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक है, और पास्कल। जो कोबोल है ध्यान रखिएगा ये प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाता है, कोबोल आपका प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। असेंबली जो है ये आपका लो लेवल लैंग्वेज है, कोबोल जो है आपका ये आपका प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका फोर्ट्रॉन हो जाएगा, कोबोल नहीं आएगा। फोर्ट्रॉन के बाद आप कह सकते हो कि एल्गोल आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, पास्कल आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप्ड पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज किसने डेवलप किया था, तो निकोलस व्रथ, ये आपके पास्कल लैंग्वेज इन्होंने डेवलप किया था 1971 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पास्कल लैंग्वेज किसने डेवलप किया था, निकोलस व्रथ ने 1971 में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है उसमें ध्यान रखिएगा बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये 3 नंबर सिस्टम यूज होते हैं, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम यूज नहीं होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट्स लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 8 बिट में 1 बाइट होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल। तो ध्यान रखिएगा 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल नहीं होता है, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल होता है। ठीक है, बिट्स होता है ना कि बाइट्स। तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट ऑप्शन ही आपको चूज करना था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग 1024 KB आपका 1 MB के बराबर होता है और 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। जल्दी से बताइएगा हाउ मैनी GB इक्वल्स टू 1 TB। जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितने GB 1 TB के बराबर होते हैं, टेराबाइट्स। ठीक है, कितने गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं फ्रेंड्स। ऑल डिजिटल सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ 3 बेसिक गेट्स। तो आपको पता है जितने भी डिजिटल सिस्टम होते हैं उनमें 3 गेट्स का यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, और उसमें कौन सा पूछा जा रहा है कि इनमें से वो गेट नहीं है, तो एक तो आपका होता है एंड गेट, एक आपका होता है और गेट, और एक आपका होता है नॉट गेट। ठीक है, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग बनाते थे, है ना, इस तरह से कुछ होता था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, ये ऐसे गेट्स बनते थे कुछ। तो ये एंड गेट, और गेट और नॉर गेट, ये 3 गेट होते थे, नॉट गेट होता था, फॉर गेट नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन इनमें से नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कितने डिजिट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज किए जाते हैं। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, तो ध्यान रखिएगा टोटल 8 डिजिट्स होते हैं 0 to 7। ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है 0 to 7 यूज करता है, टोटल 8 डिजिट्स हैं क्योंकि 0 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। उसी तरह अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर की, इसमें टोटल 16 डिजिट होते हैं और 0 to 15 हम लोग यूज करते हैं, 0 to 15 डिजिट। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ASCII इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और इसी में अगला पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखिएगा कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर के बाद आप कह सकते हैं कंपाइलर, कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर। ये आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं कुछ। इसी में कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, ट्रांसलेटर, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। इसी में आप डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के बाद कह सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम,
सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही एग्जाम्पल होता है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। तो ये कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। इसी में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, मेडिकल सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट हो गए। तो इसी में आप देखिए लिखा है कि इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। तो जो ट्रांसलेटर है, ध्यान रखिए, ये आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ना होकर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में है ये। ठीक है, उसी तरह जो आपका स्प्रेडशीट है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ना होकर के क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर बिलिंग एंड पेरोल जनरेशन? तो इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है बिलिंग और पेरोल बनाने के लिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 35। इट इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम और सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों या सोर्स कोडों को मशीन भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के रूप में रूपांतरित करता है। तो ये काम कंपाइलर का होता है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फंक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू पेज मेकर, कोरेल ड्रॉ और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर? ठीक है, तो जनरल फंक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है जो पेज मेकर, ड्रॉ या कोरेल ड्रॉ या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है पेज मेकर, कोरेल ड्रॉ और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में सॉफ्टवेयर की तरह उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो 36 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर कोड इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? डीबगिंग। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर कोड लिखा हुआ है तो उसमें एरर अगर जो फाइंड किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। डीबगिंग प्रोसेस के थ्रू ही उसमें एरर खोजा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल? ट्रांसमिशन चैनल का टाइप कौन सा नहीं है? तो ट्रांसमिशन जो चैनल होते हैं, ध्यान रखिएगा, संचार के जो चैनल्स हैं उसमें एक आपका सिंप्लेक्स चैनल होता है, एक आपका हाफ डुप्लेक्स होता है और एक आपका फुल डुप्लेक्स होता है। जो डुप्लेक्स चैनल है वो इसका यूज नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। इट इज अ सेट ऑफ स्पेशल रूल्स एंड स्टैंडर्ड इन एनी नेटवर्क अकॉर्डिंग टू विच डाटा ट्रांसफर एंड इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स आर डन। विशेष नियमों मानकों का समूह है जिसके अनुसार डेटा का स्थानांतरण और जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। तो उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा का ट्रांसफर, ये एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है जिसके अनुसार किसी डेटा को ट्रांसफर किया जाता है या कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल केबल? जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंगल केबल से कनेक्ट किया जाता है बस टोपोलॉजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ द इंटरनेट वर्क्स एंड इनेबल्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि ये नियमों का एक समूह है जो यह तय करता है कि इंटरनेट कैसे कार्य करेगा और दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का स्थानांतरण और संचार कैसे संभव होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका टीसीपी या आईपी है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो आईपी होता है ये क्या होता है? ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है जिसके माध्यम से जो इंटरनेट होता है वो कार्य करता है और इंटरनेट में डाटा या सूचना का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्रिविएशन ऑफ HTML? का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द डोमेन नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी वेबसाइट का डोमेन नेम पहले समझिए क्या होता है। जो आप .com लगाते हो www.something.com, तो .com आपका एक डोमेन नेम है, ठीक है। .in आपका एक डोमेन नेम है, ठीक है। .org, .bus, .acro ये सब आपके डोमेन नेम है। इसमें जो बिजनेस के लिए यूज होगा वो आपका .biz होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। .biz जो डोमेन नेम होता है ये आपका किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, तो ध्यान रखिएगा CTRL + Z जो होता है ये कट करने के लिए नहीं होता है ना। जैसे अगर कोई लाइन लिखी हुई है, आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ एक पर्टिकुलर लाइन को या कुछ वर्ड को सेलेक्ट करके CTRL Z दबा दिया तो आपने ठीक इससे पहले जो काम किया होगा वो आ जाएगा, मतलब आप इसको अंडू कह सकते हैं। जो अंडू होता है वो आता है CTRL Z, ठीक है। उसका आप कह सकते हो कि एक शॉर्टकट की है। अगर कट की हम बात करेंगे तो आपको CTRL + X दबाना होगा। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप CTRL + X दबा दोगे तो ये कट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डिलीट नहीं होगा, कट होगा। और फिर अगर आप कहीं पर कर्सर ले जाकर के CTRL + V दबा दोगे तो जो आपने कट किया है वही पेस्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। CTRL + C कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है और CTRL + A सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो बी ऑप्शन है, ये आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर। विंडो टास्क मैनेजर CTRL Alt + Delete, या फिर आप कह सकते हो CTRL Shift + ESC। CTRL Alt + Delete यूज कर लो, या फिर CTRL Shift + ESC, है ना, इनका यूज करके आप जो विंडो टास्क मैनेजर है उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा शॉर्टकट की है जिसे किसी भी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो Alt + F4, Alt + F4। आपने कंप्यूटर पे ढेर सारे प्रोग्राम खोल रखे हैं, आप कुछ ना करो, Alt + F4 मल्टीपल प्रेस करते जाओ, सारे विंडो एक एक करके बंद होते चले जाएंगे। इवन लास्ट विंडो जब होम पेज पे आप आ जाओगे तो होम पेज पे भी अगर अपना Alt + F4 कर दिया तो आपको शट डाउन का पॉपअप एक दिख जाएगा, वहां पर आप शट डाउन डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो Alt + F4 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूजफुल प्रोग्राम इनसाइड द विंडोज। तो विंडो के अंदर कौन सा यूजफुल प्रोग्राम नहीं है, तो DVD प्लेयर, ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी आपके विंडो के कुछ यूजफुल प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो आपका नोटपैड, वर्डपैड, CD प्लेयर, इवन साउंड रिकॉर्डर, वॉल्यूम कंट्रोलर, गेम, क्लिपबोर्ड, डायलर, फोन, कैलकुलेटर, पेंट, ये सारे ही आपके विंडोज के कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन DVD प्लेयर उसका इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ माउस। कंट्रोल पैनल से आप जाकर के माउस की स्पीड और को घटाया बढ़ा सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का आता है, कंप्यूटर का दिमाग, तो आपका CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज करंटली यूज टू एडिट द ऑप्शन इन द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में ऑप्शन को अगर आपको एडिट करना हो तो आपको Alt + E दबाना होगा, इसीलिए Alt, CTRL और Shift इनको मॉडिफायर कीज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Alt + E दबा करके आप किसी प्रोग्राम में एडिट कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Okay friends, so thank you so much for participating in this session.